हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज तारीख है 14 अक्टूबर 2023। आज का महत्वपूर्ण समसामयिक घटना लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन में बहुत कुछ खास रहने वाला है। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि नीरज चोपड़ा के बारे में तो जानते हैं, अभी आपका एशियन गेम में भी गोल्ड मेडल लेके आया 88.88 मीटर भाला फेंक करके। तो उसको जो ना एथलीट ऑफ द ईयर 2023 का मतलब उसको नामित कर दिया गया है। ठीक है, दिया नहीं गया है, नामित किया गया है एथलीट के द्वारा, जो उसका कमेटी होता है उस कमेटी के द्वारा। उसके बाद जो है अभी आपका जो है वर्ल्ड हंगर इंडेक्स जारी किया गया है, उसमें भारत का स्थिति बहुत गड़बड़ है। ठीक है, भारत को 111वां जो है रैंक दिया गया है। पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, जितने भी आप, बांग्लादेश, इससे भी नीचे हम लोग का स्तर तक पहुंच गया है। ठीक है, उसके बाद जो है ना अभी सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट जो है पुरस्कार देने की घोषणा किया गया। एक हॉलीवुड के मतलब अभिनेता है, ठीक है, डगलस जी, इसको ऑस्कर अवार्ड भी मिला है, तो उसको दिया जाएगा सत्यजीत रे लाइफ टाइम अवार्ड। आप लोग सत्यजीत रे के बारे में जानते हैं, उसको जो है आपका नोबेल पुरस्कार भी मिला गया है। ठीक है ना, उसका डायरेक्टर थे फातिर पंजाली, जो है उसने जो है बनवाया था। उसके बाद सीबीआई के विशेष महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और बहुत सारा क्वेश्चन है, ठीक है, तो मोटा मोटी आपको बता रहे हैं। और थोड़ा सा बता दें, आयरन डोम एक जो है ये डिफेंस सिस्टम है इजराइल का, ठीक है, वो बहुत ज्यादा चर्चा में अभी चल रहा है, आपका न्यूज़पेपर में आ रहा था। ये तो इसी के बारे में बात करेंगे कि आयरन डोम सिस्टम क्या है। जैसे ना अभी इजराइल और हमास के बीच युद्ध चल रहा है, तो यहाँ पे जो भी चीज है, देखिए अभी बीपीएससी में कुछ दिन पहले जो एग्जाम हुआ था, देखिए आप कैसे टाइटन के बारे में पूछ रहा था, जो टाइटन जो देखने गया था मलबा। तो कहने का मतलब है कुछ ऐसे ऐसे चीज को जो चर्चा में रहता है, तो उसके इन चीजों को बारीकी को समझते चलिए, क्योंकि क्वेश्चन आपका इसी का जो है आपका सिस्टम पूछ देगा कि ये आयरन डिफेंस सिस्टम, ये डिफेंस सिस्टम है, ये क्या है आयरन डोम। क्योंकि ये पूरा विश्व, मतलब कहने का मतलब है ये पूरे वर्ल्ड में जो है इसका ना ख्याति है, सब मतलब पूरा विश्व इसको मानता है। टेक्नोलॉजी में ये 2011 से काम करता है और बहुत सॉलिड है। ठीक है ना, ये बराबर अब काम नहीं कर रहा है, क्योंकि 7 अक्टूबर को जब बहुत सारा बम दागा गया आपका इजराइल में, तो उस टाइम जो है इसका ये काम नहीं किया। और कहा जाता है कि ये जो डिफेंस सिस्टम है, ये डिफेंस सिस्टम, इसमें जो है रडार लगा हुआ है। अगर आप कहीं से भी कोई अटैक करता है, तो ये क्या करता है ना, उसको क्या करता है, रडार एक्टिव हो जाता है और उसको ट्रैकिंग कर लेता है। ट्रैकिंग करके उसको जो है वहीं पे क्या करता है, उसको विनाश कर देता है ऊपर में। ये जमीन से हवा मार करने वाला मिसाइल, मतलब एक तरह से ये डिफेंस सिस्टम है। और इसका एक टैंक भी है, मरकबा। ठीक है, तो इन सब चीजों पे बात करेंगे। तो बहुत सारा क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन। चलिए यहीं से प्रारंभ करते हैं। हम लोग को जो है प्रारंभ करना है आज बढ़िया से। ठीक है, चलिए नीरज चोपड़ा से शुरू करते हैं। ठीक है, तो किस भारतीय एथलीट को वर्ष 2023 के एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? तो सबसे पहले ये जानिए, ये तो वो एथलीट्स ऑफ द ईयर 2023 के लिए नामांकित किया ही गया है। उसके अलावा इसको और एक चीज किया गया है, अभी लॉरियस जानते हैं ना, तो लॉरियस एम्बेसडर भी इसको नियुक्त किया गया। ठीक है, लॉरियस एम्बेसडर, ये भी बात याद रखेगा, लॉरियस एम्बेसडर जो है इसको बनाया गया है। ठीक है, ये याद रखेगा, लॉरियस एम्बेसडर भी आपका कौन हो जाएंगे, नीरज चोपड़ा हो जाएंगे। और वर्ष 2023 का एथलीट ऑफ द ईयर के लिए नामांकित किया गया नीरज चोपड़ा को। अब नीरज चोपड़ा के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, यही नीरज चोपड़ा है, इसका थोड़ा सा चीजों को पूछ सकता है आपको एग्जाम में। तो चलिए थोड़ा सा एक पेज ले लेता है और नीरज चोपड़ा के बारे में सारा चीज बता देते हैं। ठीक है, नीरज चोपड़ा सबसे पहले ये बात ये जानिए कि नीरज चोपड़ा जो है भाला फेंक खिलाड़ी है। ठीक है, एथलीट करते हैं। ठीक है, अभी जो है ना टोक्यो ओलंपिक में ये जो है स्वर्ण पदक जीते थे। भारत का पहली बार जो है भाला फेंक में टोक्यो ओलंपिक। तो कितना मीटर फेंके थे? ठीक है, क्योंकि ये जो मीटर जो फेंका था भाला उला, तो उसका मीटर ही पूछ दिया जाता है, कितना मीटर फेंका था। ठीक है, तो ये सब चीज थोड़ा सा याद रखेगा। तो ये वहां पे जो गए थे वो फेंके थे यहाँ पे 87.58, ठीक है, मीटर फेंके थे। कहाँ पे? ये आपका बोलिए टोक्यो ओलंपिक में। ठीक है ना, टोक्यो ओलंपिक में ये जो है फेंके हैं। ठीक है ना, टोक्यो ओलंपिक में ये फेंके थे कितना, 87.5। उसके बाद जो है आपका अभी और एक विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप हो रहा था आपका हंगरी के बुडापेस्ट में। चलो सा हंगरी के बुडापेस्ट में जो है यहाँ पे आपका जो है भारतीय दल का नेतृत्व भी यही किए थे, नीरज चोपड़ा ही किए थे, ये याद रखेगा। हंगरी के बुडापेस्ट में विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप हो रहा था, उसमें भारतीय दल का प्रतिनिधित्व भी नीरज चोपड़ा कर रहे थे। और यहाँ पे भी आपका गोल्ड मेडल लेके जीत के आए थे। तो कितना फेंके थे यहाँ पे फेंके थे आपका 88.88 आपका 17 फेंके थे। ठीक है, 17 मीटर। कहाँ पे बोलिएगा, विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में। ठीक है, विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में आपका 88.17। उसके बाद अभी जो है आपका चीन के हांगझो में एशियन गेम हो रहा था। क्या 19वां एशियन गेम हो रहा था, याद रखना है। भारत को कितना पदक? 107 पदक। ठीक है, भारत टोटल कितना? 107। फर्स्ट में कौन था? चीन था। सेकंड में कौन था? जापान था। चीन के बाद कौन? चीन था। चीन के बाद जापान था। जापान के बाद आपका कौन था? दक्षिण कोरिया था। दक्षिण कोरिया था। उसके बाद भारत था। भारत का नंबर 4 था। उसमें से जो है अपना नीरज चोपड़ा गोल्ड लेके आए थे। कितना गोल्ड लेके आए थे? कितना मीटर फेंके थे? 88.88। ठीक है, ये याद रखिएगा। मीटर जो है आपका भाला फेंके थे। कहाँ पे बोलते बोलिएगा? एशियन गेम में। ठीक है,
तो देखिए ये सारा चीज आपको बताने का उद्देश्य ये है कि इतना बड़ा कीर्तिमान एथलीट ऑफ द ईयर चुना जाना ये बहुत बड़ी बात है, और इसको नामांकित किया गया और इसको दिया भी चला जाएगा, ये बात जान लीजिए, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, तो अभी आपको क्या बोले थे, विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप कहाँ हो रहा था, हंगरी में। हंगरी के कहाँ पे, बुडापेस्ट में। तो बुडापेस्ट के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। बुडापेस्ट बुडापेस्ट जो है ना, हंगरी देख रहे हैं ना, हंगरी, थोड़ा सा चलिए मैप ले लेते हैं, आपको मैप से ज्यादा समझ में आएगा, और कोई भी चीज जो है मैप को ही देख के समझिएगा तो आपको सारा चीज समझ में आएगा। यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये सारा छोटा छोटा देश है, यहीं पे है आपका हंगरी, ये वाला देख रहे हैं ना, ये छोटा सा देश है आपका हंगरी। और यहाँ पे जो है ना एक नदी निकलता है, यहाँ पे आपका जर्मनी, ब्लैक फॉरेस्ट है, ये जर्मनी दिख रहे हैं, ये जर्मनी है। ये थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका जर्मनी है, ठीक है। जर्मनी में एक ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है, यहीं से आपका एक नदी निकलता है, आपका क्या बोलते हैं उसको, डेन्यूब नदी है, इसको कौन कर, डेन्यूब नदी। ये यहाँ से होकर के ऐसे होकर के ऐसे होकर के बहता है, ठीक है। ये बहा करके ऐसे करके आपका यहाँ पे आपका ये काला सागर है, काला सागर में आकर के अपना मुहाना बनाता है। सबसे यूरोप की सबसे लंबी नदी नहीं है, यूरोप की सबसे लंबी नदी कहेगा तो वोल्गा नदी कहिएगा, जो कैस्पियन में सागर में आके गिरता है, यहाँ पे गिरता है, ठीक है। और ये नदी कहाँ से निकलता है, वल्डाई पर्वत से निकलता है, ये याद रखिएगा। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी। ये डेन्यूब नदी को क्यों बता रहे हैं, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और आपका जो है जो हंगरी का जो बुडापेस्ट है, ये यही डेन्यूब नदी के किनारे ही बसा हुआ है, दोनों तरफ से शहर है, बीच में नदी है, ठीक है। तो ये क्या है ना, ये डेन्यूब नदी 10 यूरोप के 10 देशों से होकर बहती है और आकर के काला सागर में अपना मुहाना करता है। मगर विश्व यूरोप की सबसे लंबी नदी कहेगा तो वोल्गा नदी कहिएगा, कहाँ पे आके गिरता है, कैस्पियन सागर में। कैस्पियन सागर सागर नहीं है, झील है। क्यों झील है भाई, क्योंकि कोई भी इसका महासागर में से कनेक्शन देखिए, चारों बगल क्या है, स्थल से घिरा हुआ है, इसी वजह से ये क्या है, झील है। ये बात याद रखिएगा। तो ये जो है ना आपका हंगरी जो है, ये बुडापेस्ट नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ पे आप देखिए जर्मनी हो गया, देखिए आपका कितना सारा देश है, जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया है, क्रोएशिया है, इधर आइएगा रोमानिया है, फिर आप मोल्डोवा है, फिर इधर हंगरी है, फिर इधर सर्बिया है, ठीक है। तो टोटल 10 देश है। कितना 10 कहिएगा, 10 देश। कहां से निकलती है, तो ब्लैक फॉरेस्ट निकलता है, 10 देश से होकर गुजरता है। बहुत बार पूछ लेता है कि हंगरी के बुडापेस्ट जो है कौन सा नदी के किनारे बसा हुआ है, तो यही आपका डेन्यूब नदी। कहां से निकलती है, तो ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है। यूरोप की सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाएगी, तो आपका क्या कहिएगा, वोल्गा नदी। वोल्गा नदी कहां पे आके गिरता है, कैस्पियन सागर में गिरता है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। आपको इस वजह से बताते हैं, अगर इस तरह से आप पढ़ते हैं तो आपको फिर आप भूलिएगा नहीं चीजों को। इस वजह से हम सोचे कि आपके पास ये बात हम रख दे। कहां चला गया मेरा, चलिए यहाँ पे आता है। तो ये आपका हो गया बुडापेस्ट के बारे में। अब आइए टोक्यो ओलंपिक के बारे में जानते हैं। यहाँ पे जो है 20वां आपका यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे आपका होने वाला है 20वां आपका एशियन गेम होने वाला है, ठीक है। ये याद रखिएगा, 20वां एशियन गेम कहाँ पे, नगोया में होगा, जापान का। जापान के कहाँ पे होगा, नगोया में होगा, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, जापान के नगोया में 20वां जो है आपका क्या होगा, एशियन गेम होगा। अभी 19वां कहाँ हुआ था, हांगझो में हुआ था, ये ठीक है। उसके बाद जो है उसी वहीं पे टोक्यो ओलंपिक हुआ था। इस ओलंपिक में 87.8 मीटर 58 मीटर जीते थे। अब यहाँ पे और एक चीज बताइएगा, अभी जो है आपका जो ओलंपिक होने वाला है तो कहाँ पे होने वाला है, फ्रांस में होने वाला है। कहाँ पे कहिएगा, फ्रांस के ओलंपिक में। और कल भी परसों क्वेश्चन कराए थे हम कि विश्व ओलंपिक समिति का जो है 141वां बैठक मुंबई में किया जा रहा है, ठीक है। मतलब आज कितना तारीख है, 15 तारीख से प्रारंभ होगा। तो इस बार ओलंपिक कहाँ हो जाएगा आपका, फ्रांस में। कितना हो जाएगा, 33वां ओलंपिक होगा। ये 33वां संस्करण है, ठीक है। सबसे पहले जो है ओलंपिक के बारे में आपको बताए थे, पहला ओलंपिक 1896 में खेला गया था, और ओलंपिक समिति का स्थापना 1894 में बोले थे आपको, ठीक है। बात बोले थे कि नहीं। और अगर आपका जो है प्राचीन ओलंपिक के बारे में करेंगे तो कितना 776 BC में ये प्रारंभ हुआ था। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। अब देखिए टोक्यो ओलंपिक में जो है नीरज चोपड़ा खेलेगा कि नहीं खेलेगा, ये भी बात है। तो टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा खेलेगा। वो जो है विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में जो भाला फेंका था, तो वहीं पे अपना कोटा हासिल कर चुका था, ठीक है। ये बात आप समझते चलिए। उसके बाद अब क्या, अब बच गया आपका, यहाँ पे हो गया, ये हो गया 88। चलिए अब यहीं तक, इतना ही तक जानिए। अब देखिए भाला फेंक दिवस हम लोग 7 अगस्त को मनाते हैं। नीरज चोपड़ा हरियाणा के रहने वाले हैं, ठीक है ना। तो इसके नाम पे, और अभी आपको क्या बोला है कि नीरज चोपड़ा को आपको जो है ये अभी लॉरियस एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। क्या कहिएगा, लॉरियस एम्बेसडर, ठीक है। इतना सारा चीज जान के चलिएगा तो कोई भी एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने जा रहा है। सारा क्वेश्चन आप आराम से मार के आइएगा। तो 3 चीज तो आपको याद रखना है कि एशियन गेम में नीरज चोपड़ा कितना मीटर फेंका, 88.88 मीटर फेंके थे, ठीक है। भाला फेंक में स्वर्ण लेके आया। उसके बाद टोक्यो ओलंपिक में कितना फेंके थे, 87.58। उसके बाद विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में कितना, 88.17। क्योंकि विश्व एथलेटिक चैंपियन की वजह से एथलीट ऑफ द ईयर के लिए उसको नामांकित किया गया है, ठीक है। चलिए आइए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 का 125 देश के सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। कहने का मतलब है कि ये इंडेक्स जो है जारी किया जाता है
प्रत्येक वर्ष, ठीक है। और ये कब से जारी किया जाता है? 2006 से पहले, ये बात जान लीजिए, 2006 से प्रारंभ किया जाता है। और इसमें क्या है ना, पूरे विश्व में कितने लोग भूख से प्रभावित हैं, ये इसी चीज को दर्शाता है। और इसका मेन उद्देश्य क्या है ना, कि पूरे विश्व से भूख को खत्म करना है, ठीक है। भूख के प्रति, कि भूख में कितना लोग भूखमरी में जूझ रहे हैं, कितना मिलियन ऐसे लोग हैं जो भूख से प्रभावित हैं, उसके लिए क्या कदम उठाया जाए। और आप लोग इतना जानते हैं एसडीजी गोल, एसडीजी जानते हैं ना, एसडीजी, एसडीजी 2015 में जो है आपका जो है यूएनओ के संयुक्त राष्ट्र महासभा में ये बात रखा गया था 2015 में, और 2030 तक इसका लक्ष्य प्राप्त करना है। और भूखमरी आप जानते हैं, भूखमरी को कितने में रखा है? एसडीजी 2 में रखा गया है, ठीक है ना, जो आप लोग जानते हैं, ठीक ना। भूखमरी को कितना में रखे हैं? एसडीजी, सॉरी गलती ना बोलती है फिर। अब ये हंगर, ये क्या बोलते हैं, जीरो हंगर, ठीक तो बोल रहे हैं, जीरो हंगर कितना रखे हैं कि जीरो हंगर करना है तो आपको एसडीजी 2 में रखना है, ठीक है। एसडीजी 2 में, एसडीजी 2 क्या बोलता है, एसडीजी 2 में रखा। और यहीं पे आपका अगर गरीबी उन्मूलन कहेगा तो एसडीजी 1 कहिएगा। चलिए अभी जाते हैं तो पहले इसको बता देते हैं। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है ना, ये 125 देशों में भारत का स्थान 111वां है, पहली बात। और दूसरी बात क्या है कि इससे पहली बार जो है भारत को 2022 में जो है ये रिपोर्ट जारी किया था, तो भारत को 107वां रैंक मिला था। इस बार जो है भारत सरकार क्या कह रहा है कि आपको जो है 125 देशों में भारत का जो स्थिति दिखा रहे हैं आप 111 रैंक है, ये गलत बात है। अब देखिए इसमें क्या है ना कि 0 से 100 पैमाना मापा जाता है। 0 से 100 इसका स्केल होता है, जिसका 0 होगा उसको अच्छा माना जाएगा, जिसका 0 होगा उसको अच्छा माना जाएगा, और जिसका अधिक स्कोर होगा उसको खराब माना जाएगा, ठीक है, खराब माना जाएगा। ये बात याद रखिएगा, ऐसा नहीं दिखेगा कि ज्यादा जिसको स्कोर है तो उसको ज्यादा नहीं, जिसका ज्यादा स्कोर है वो खराब स्थिति में है, जिसको 0 स्कोर है, ठीक है, 0 स्कोर के करीब करीब ऐसा है 15-16 देश जिसको 0 हंगर, जैसे आपका क्या है बेलारूस है, ठीक है 5-7 देश ऐसा है जो आपका जो है 0 हंगर में है, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब है वहां पे उसको स्केल में 0 मापा गया है, उसका स्थिति बहुत बेहतर है। तो इसमें जो नापा गया है, इसमें भारत को 111वां रखा गया है। इसका बहुत खराब स्थिति है, इसको बहुत गंभीर श्रेणी में रखा गया है, और इसको जो इस बार मिला है बहुत बेकार स्थिति मिला है, ठीक है। अब पता नहीं ऐसा क्यों है, भूखमरी सरकार अपना अलग रिपोर्ट में अलग दावा करती है, और ये 28 जो है 7 मतलब इसको जो है इसको स्कोर मिला है, यानी 7% इसको स्कोर मिला। अब जब बताइए 28.7 स्कोर मिला है तो कितना हम लोग 0 से कितना दूर है। अब इसी से आप पता लगा सकते हैं, ठीक है, कि क्या स्थिति है। अभी आपको बता देते हैं, श्रीलंका है ना, श्रीलंका का 60 पायदान पे है। पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान 102 में है, पाकिस्तान का 102वां रैंक है। और ये जो है पिछले बार हम लोग 107वां थे, इस बार कितना है 111वां है। देखिए इसको पैमाना जो है ना, इसको 4, चलिए थोड़ा सा आपको हम ले लेते हैं, ये इसको जो है ना, इसको जो मापते हैं, इसको मापने का जो आपका जो क्राइटेरिया रखा गया है, ठीक है, 4 मतलब 4 आधार पे न मापा जाता है। इसका जो आधार है, इसको मापने का जो आधार है 4 में है, ठीक है। इसमें क्या है, सबसे पहले अल्प पोषण है, ठीक है, क्या कहिएगा, अल्प पोषण। अल्प पोषण मतलब कहना क्या, ऐसा नहीं है कि पोषण नहीं मिल रहा है, पोषण मिल रहा है, मगर जितना मिलना चाहिए उतना कैलोरी नहीं मिल रहा है, जितना आपको मिलना चाहिए, मिनरल्स मिलना चाहिए, जितना कार्बोहाइड्रेट, जितना प्रोटीन, वो नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। इसी वजह से बच्चे में कई प्रकार का बीमारी होता है। तो सबसे पहली बात है कि अल्प पोषण रखा गया है, इसका जो मेजरमेंट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या रखा गया है, चाइल्ड, आपका होता है ना चाइल्ड, ठीक है, आपको क्या लिखा है, चाइल्ड जो है चाइल्ड वेस्टिंग, ठीक है, चाइल्ड वेस्टिंग। देखिए चाइल्ड वेस्टिंग क्या है बताता है। चाइल्ड वेस्टिंग मतलब कहने का मतलब ये है कि आप 5 साल का इसमें मापा जाता है कि 5 साल तक के बच्चे का जो हाइट है, हाइट के हिसाब से वेट है कि नहीं। अगर वह हाइट के हिसाब से अगर मान लीजिए बच्चा कितना है, इतना लंबा है, ठीक है, इसका कितना होना चाहिए, 20 केजी इसका वेट होना चाहिए, कितना 20 केजी वेट होना चाहिए। 20 केजी ना होकर के कितना है इसका 15 केजी है, ठीक है। तो इसको कौन सा श्रेणी में रखा जाएगा, तो चाइल्ड वेस्टिंग में, ठीक है। एक ये आधार पैमाना हो गया, ये हो गया, और एक है आपका चाइल्ड, एक आपका क्या है, चाइल्ड स्टंटिंग है, ठीक है। क्या कहिएगा, चाइल्ड स्टंटिंग है। चाइल्ड स्टैंडिंग है, इसमें क्या होता है बता देता है। चाइल्ड स्टैंडिंग में क्या होता है ना कि जैसे 5 वर्ष के आयु का बच्चा जो है, 5 वर्ष का आयु का बच्चा होगा, 5 वर्ष के आयु का बच्चा होगा, इसका जो है ना उम्र के हिसाब से लंबाई, कहने का मतलब है कि 5 साल के बच्चा को जितना लंबाई होना चाहिए, मान लीजिए ये 5 वर्ष का बच्चा है, इसका लंबाई होना चाहिए इतना, मगर ये लंबाई इतना ना है, ये इतना लंबाई ना होकर के कितना लंबाई है, इतना ही है, जिसको बौनापन भी आप कह सकते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, चाइल्ड स्टंटिंग। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो क्या हो गया, अल्प पोषण हो गया, चाइल्ड वेस्टिंग हो गया, चाइल्ड स्टंटिंग हो गया, और आपका एक आता है क्या, बाल मृत्यु दर, ठीक है। बाल मृत्यु दर तो आपका ये बहुत गंभीर श्रेणी में है, ठीक है, बाल मृत्यु दर है ये, ठीक है, बाल मृत्यु दर। ये आपको 4 आधार, अगर आपको कोई कहेगा कि
आपको जो है विश्व भूखमरी जो सूचकांक मतलब ये निकाला जाता है, तो उसमें जो है पैमाना है उसका जो है आधार क्या क्या माना जाता है, तो आप कह दीजिएगा कि अल्प पोषण, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग और बाल मृत्यु दर, ये क्या हो गया आपका पैमाना हो गया है। ये अल्प पोषण मतलब पोषण की बात करेगा। चाइल्ड वेस्टिंग आपको स्टेटमेंट भी बना के पूछ सकता है, तो चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब क्या है, 5 वर्ष। ये 5 वर्ष का जो भी बच्चे को 5 वर्ष लेना है कि 5 वर्ष का ऐसा बच्चा लंबाई के हिसाब से, अगर जिसका जितना ऊंचाई है ऊंचाई के हिसाब से उसको क्या है ना, उसका वेट नहीं है, वेट कम है। जितना ऊंचाई, मान लीजिए हम ऊंचाई 5 साल के बच्चे हैं और हमारा ऊंचाई जो है मान लीजिए कि हम मतलब कुछ है इतना ही है, ठीक है, हम मान लीजिए 4 फीट है, ठीक है, इतना ही है, ठीक है ना, इतना है, मेरा वेट होना चाहिए 50 kg, तो 50 kg ना होकर के मेरा वेट कितना है 40 kg, तो इसको हम क्या कहेंगे, चाइल्ड वेस्टिंग कहेंगे। और चाइल्ड स्टैंडिंग क्या है कि 5 साल का बच्चा है, लंबाई उसको होना चाहिए 5 फीट, मान लीजिए कि उसको 2 फीट लंबाई होना चाहिए, 5 फीट बोल रहे हैं, ठीक है, 2 फीट होना चाहिए, मगर 2 फीट ना होकर के वो कितना है 1 फीट है, तो इसको क्या कहेंगे, चाइल्ड स्टैंडिंग में आएगा। और बाल मृत्यु दर कहने का मतलब है कि बचपन में जो है बाल मृत्यु दर का कितना औसत है, अगर ज्यादा होगा तो ये सारा पैमाना है इसको आपका जारी करने का। किसको कहिएगा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, जिसमें कितना रखा गया भारत को, तो क्या कहिएगा 111। चलिए इसमें आपको पैमाना कैसे क्या क्या आधार माना गया ये आपको बता दिए हैं, तो चलिए थोड़ा सा आप सुनिए। पहली बार इसे 2006 में जारी किया गया था। इस रिपोर्ट को कर्सन वर्ल्ड वाइड, देखिए कर्सन वर्ल्ड वाइड ना, जो आयरलैंड जानते हैं ना, जहाँ की कहा थी हमारे, जिसको बसंती देवी कहते हैं, जिसको बसंती देवी कहते हैं, कांग्रेस की पहली महिला लेडी, ठीक है, एनी बेसेंट। 1917 में कांग्रेस का जो है कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, तो पहली महिला कांग्रेस की क्या बनी थी, अध्यक्ष बनी थी, ठीक है। और महात्मा गांधी उसको बसंती देवी का उपाधि, और भारतीय लोग उसको भारत माता भी कहते थे, बसंती माता भी कहते थे, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो कर्सन वर्ल्ड वाइड जो है आपका आयरलैंड की कंपनी है, मतलब आयरलैंड का एक संस्था है वो, और एक है वो आपका वेल्थ हंगर हेल्प द्वारा, ये कहाँ का है, ये आपका जर्मनी का है। अभी जर्मनी के बारे में बताए थे आपको, डेन्यूब नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलता है, तो वही जर्मनी है, ठीक है। यहीं के हिटलर थे, हिटलर गद्दी में 1833 में बैठा था, चांसलर बना था, ठीक है। तो वेल्थ हंगर द्वारा इसको जो है संयुक्त रूप से प्रकाशित किया जाता है, तो ये बात आपको याद रखना है। कहेगा कि वह ग्लोबल हंगर इंडेक्स किसके द्वारा जारी करी, तो कर्सन वर्ल्ड, ठीक है, कंसर्न क्या कहिएगा, कंसर्न वर्ल्ड वाइड, ये कहाँ की कंपनी है भाई, ये एक संस्था है, आयरलैंड की है, और वेल्थ हंगर हेल्प ये कहाँ की है, जर्मनी की है। ये दोनों संयुक्त रूप से इस रिपोर्ट को निकालता है। इस रिपोर्ट का मकसद क्या है, दुनिया भर में भूख को जो है क्या करना है, कम करना है, ठीक है, कम करने के लिए कार्यवाही करना है। पहली बात है जीएचआई, यानी वही ग्लोबल हंगर इंडेक्स हो गया, इसको 100 स्कोर के स्केल पर मापा जाता है। अभी आपको बताया 100 से 0 से 100 मापा जाता है। अगर 100 जिसका होगा तो वो बहुत खराब होगा, जिसका 0 होगा तो वो बहुत अच्छा माना जाएगा। जिसमें 0 सबसे अच्छा है, यानी जहां पे कोई भूख नहीं है। 0 का मतलब क्या हो गया, सबसे अच्छा, जहां पे कुछ, जबकि 100 सबसे खराब हो गया, ठीक है। भारत इस स्कोर में 28.7 प्राप्त हुआ है, तो कहने का मतलब है भारत का स्कोर कितना 28.7% प्राप्त हुआ है, और इसको क्या है, गंभीर श्रेणी में आता है ये, ठीक है। इसको भी 4 श्रेणी में रखा जा गया है, तो भारत का कौन सा कहेगा कि आपको ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को किस श्रेणी में, क्या कहिएगा, गंभीर श्रेणी में, ठीक है। कौन श्रेणी में, गंभीर श्रेणी में। पूरे विश्व में 735 मिलियन जनसंख्या भूख से अभी भी प्रभावित है, ये बात तो बिल्कुल याद रखिएगा। कितना मिलियन कहिएगा, 735 मिलियन जनसंख्या अभी भी भूख से प्रभावित है। आप बता सकते हैं कि पूरा विश्व, लोग बोलते हैं कि हम लोग जो है कहां से कहां पहुंच गए, भारत चांद में पहुंच गया है, और अभी हालत क्या है 111 है। तो कहने का मतलब ये है कि गरीब गरीब होता चला जा रहा है, अमीर अमीर होता चला जा रहा है। अभी भी समाज में कोई ऐसा कल्याणकारी योजना ऐसा नहीं आ रहा है जिससे ये गरीबी खत्म किया जाए, ये भूखमरी खत्म किया जाए। आप इस बात से आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए कुछ सूचकांक के बारे में भी बता लेते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग कुछ सूचकांक जारी किया जाता है प्रत्येक वर्ष, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कहिएगा आपका पीस इंडेक्स, ठीक है। ये जो है प्रत्येक वर्ष जो है आपका पीस इंडेक्स, मतलब वैसे शांति सूचकांक, शांति सूचकांक में है भारत आपका जो है कितना है, भारत आपका 126वां है, ठीक है, 126वां है शांति सूचकांक में। और नंबर 1 में आपका क्या कहिएगा, आइसलैंड है, ठीक है। ये एक बात याद रखिएगा, आइसलैंड, देखिए आइसलैंड का जो राजधानी है ना, रिकयाविक, ठीक है। आइसलैंड का राजधानी रिकयाविक, ये सबसे उत्तरतम राजधानी है, याद रखिएगा। आइसलैंड का राजधानी रिकयाविक है, विश्व का सबसे उत्तरतम राजधानी वही है, ठीक है। तो पीस में भारत का स्थान क्या हुआ, 126वां, नंबर 1 में कौन, आइसलैंड, ठीक है। उसके बाद आइए अब क्या, हैप्पीनेस में आइए, ठीक है, विश्व खुशहाली सूचकांक में, ठीक है। क्या कहिएगा, हैप्पीनेस में। तो हैप्पीनेस में भारत को कितना है, तो हैप्पीनेस में भारत को जो है ये भी आपका 126वां है, क्या कहिएगा, 126वां है विश्व हैप्पीनेस में। और इसमें नंबर 1 कौन है, फिनलैंड है। फिनलैंड का राजधानी क्या बताए थे आप लोग को, फिनलैंड का राजधानी आप लोग को हेलसिंकी बताए थे, ठीक है। ये आपका फिनलैंड का राजधानी हेलसिंकी, और भारत का नंबर 126वां, ये समझ गए। अब ग्लोबल आप ये क्या बोलते हैं, जेंडर इक्वलिटी में आइए, ठीक है। जेंडर इक्वलिटी अक्सर पूछा जाता है, ठीक है ना। तो जेंडर इक्वलिटी को जान लीजिए। जेंडर इक्वलिटी में भारत का स्थान 127वां है, कितना कहिएगा, 127वां। नंबर 1 में कौन सा हो जाएगा, तो जेंडर इक्वलिटी में भी आपका आइसलैंड आ जाएगा नंबर 1 में, ठीक है। ये बात याद रखना है।
ये सब बता दे रहे हैं क्योंकि फिर आपको ये आपका जेंडर इक्वलिटी हो जाएगा, ठीक है, जेंडर इक्वलिटी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे में क्या पढ़िएगा, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक बार बार पूछता है, ठीक है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम, ठीक है। तो प्रेस फ्रीडम में भारत को कितना, प्रेस फ्रीडम में भारत को जो है कितना मिला है, प्रेस फ्रीडम में भारत को कितना मिला है, क्या कहिएगा, इसमें आपको भारत को 161वां रैंक मिला है। कितना मिला है, 161वां। और नंबर 1 में कौन सा हो जाएगा, नंबर 1 में आपका नॉर्वे है, ठीक है, नॉर्वे का राजधानी ओस्लो। यहीं पे अभी आपका क्या दिया जा रहा है, नॉर्वे है ना, ये जो देखिए नॉर्वे से अभी आपका पूरा दिया गया है नोबेल पुरस्कार, आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो इस बार का नोबेल पुरस्कार का घोषणा हो गया सारे चीज का। थीम को तो याद ही रखिएगा। आपका क्या बताए थे, अर्थशास्त्र के लिए किसको दिया गया है, आपको गोल्डी को दिया गया था, बताए थे। उसके बाद पीस के लिए मतलब शांति के लिए दिया गया था आपका नरगिस मोहम्मदी को दिया गया था। और आपका साहित्य के लिए आपका किसको दिया गया था, ये नॉर्वेजियन लेखक था, ठीक है, जॉन फॉसे, ठीक है। तो ये 3 आदमी को याद रखना ही है। तो साहित्य के लिए जॉन फॉसे का हो जाएगा, और शांति के लिए नरगिस मोहम्मदी को दिया गया था। और शांति का जो है नॉर्वे का राजधानी ओस्लो से ही दिया जाता है, नरगिस मोहम्मदी ईरान की थी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जान लीजिए, ठीक है। अब हो गया 161वां पीस हो गया। उसके अलावा अब कौन सा आपका सूचकांक है, ठीक है, एगो फायर इंडेक्स आता है, ठीक है। फायर इंडेक्स में नंबर 1 में अमेरिका है, कहां कहिएगा, अमेरिका है, और भारत का स्थान चौथा है, ठीक है। और यहाँ पे और एगो आपका जो है अभी नवाचार सूचकांक आया था, नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान कितना है, 40वां है, ठीक है। क्या कहिएगा, नवाचार में भारत का 40वां है। और नंबर 1 में आपका कौन हो जाएगा, नवाचार में आपका सबसे पहला जो था स्विट्जरलैंड था, ठीक है, याद रखिएगा स्विट्जरलैंड, ठीक है। ये थोड़ा सा कुछ रैंकिंग था, याद रखिएगा। पीस तो याद ही रखना है, हैप्पीनेस, प्रेस फ्रीडम, जेंडर इक्वलिटी, ठीक है। उसके बाद और क्या बोले हैं आपको, नवाचार, उसके बाद प्रेस फ्रीडम तो बोले दिए हैं। तो थोड़ा सा अगर स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो ले लीजिए, अपना कॉपी में लिखिए। ये सारा चीज आपको पूछ लिया जाता है, जहां से क्वेश्चन आपको पूछेगा वो चीज आपको थोड़ा सा याद रखना है, नहीं रखिएगा तो फंस जाइएगा। तो प्रेस फ्रीडम में चलिए एक बार रिवीजन कर लीजिए। प्रेस फ्रीडम में भारत का स्थान 161वां, नंबर 1 में कौन, नॉर्वे। दूसरे बात क्या बोले थे कि जेंडर इक्वलिटी में भारत का स्थान 127वां, नंबर 1 में आइसलैंड। हैप्पीनेस में नंबर 1 क्या, फिनलैंड। भारत का नंबर 126वां, ठीक है। और क्या बताए थे, ये आपका नवाचार सूचकांक में भारत क्या है, 40वां है, और नंबर 1 में कौन है, स्विट्जरलैंड है। उसके बाद अभी क्या बताए थे, और आपको और एक चीज बताए थे, हैप्पीनेस, पीस, हाँ, शांति में तो बता ही दिया आइसलैंड है। तो ऐसी करके है, थोड़ा देख लीजिएगा, हम लिखा दिए हैं, जहां तक हो सके आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिए। तो ये आपका टोटल आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में है। तो जर्मन, ये तो याद रखिएगा, कंसर्न वर्ल्ड वाइड जो है कहाँ का है, आयरलैंड की कंपनी है, मतलब संस्था है, उसी के द्वारा ये जारी किया जाता है। भारत का स्थान 107वां है। बहुत कहानी गड़बड़ है, ठीक है, कितना तो गंभीर श्रेणी में रखा गया है, कितना कौन जारी करता है, तो ये आपका संस्था जारी करता है। अब नंबर 1 में तो यही कुछ देश जैसे बोले हंगरी है, बेलारूस है, ठीक है, ये सब जो उधर आपका यूरोप के जो उत्तर में जो देश है, ये सारा देश आपका हमेशा उन लोग का जो है हंगर। अब देखिए एसडीजी के बारे में बता रहे थे। एसडीजी क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ होता है, ठीक है। 2015 से इसमें इसको जो है शुरू किया गया था, 2016 में, मतलब यूएन ना, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2015 में पारित किया गया, और 2016 से ये प्रभावी है। और कहा गया है एसडीजी को प्राप्त करना है 2030 तक। तो आपका जो है एसडीजी 1 में क्या था, गरीबी उन्मूलन है, ठीक है। और जीरो हंगर जो है कि जीरो हंगर, तो आपको लग रहा है कि टोटल विश्व में 735 मिलियन लोग अभी भी भूखे मरी में है, और 2030 तक जो है हम लोग जीरो हंगर को जो है लाने की बात कर रहे थे। संभव है, हो पाएगा? तो कहेगा कि जीरो हंगर कहाँ पे है, तो एसडीजी 2 में कहिएगा, ठीक है। और एसडीजी 3 में स्वास्थ्य है, एसडीजी 4 में शिक्षा है, एसडीजी 5 में जेंडर इक्वलिटी है। जेंडर इक्वलिटी में भारत का स्थान क्या है, 127वां है। नंबर 1 में कौन है, आइसलैंड है, ठीक है। ये बात समझते चलिएगा। चलिए आगे चलते हैं, बहुत ज्यादा लंबा चला गया मेरे हिसाब से, इतना ज्यादा लंबा नहीं जाना चाहिए, ज्यादा लंबा चला जाएगा तो लफड़ा हो जाता है। चलिए, आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम किस देश के पास है जो चर्चा में बना हुआ है? तो सबसे पहले बात आप ये देख लीजिए, आपको थोड़ा सा पहले हम दिखा देते हैं फोटो, उसके बाद फिर कहानी करते हैं। तो आयरन डोम क्यों चर्चा में, देखिए ये आप इजराइल देख लीजिए। तो अभी ये सारा चीज छोड़ दीजिए, आप अभी इस इजराइल को देखिएगा, ठीक है। ये पहले की बात था, ये पहले पूरा फिलिस्तीन का हुआ करता था, कहीं कहीं जो है यहूदी लोग रहते थे। फिर आपका ये स्थिति हुआ 1947 में, 1949 में जो है पूरे ले लिया था, 2 युद्ध हुआ था, आप लोग को पता है। 67 में 6 डेज वार हुआ, उसके बाद वार के बाद ये पूरा एरिया चला गया था आपका इजराइल के पास। तो कहने का मतलब है फिर ये हल हो गया, ये अभी ये। तो यहाँ पे क्या हुआ है ना, यहाँ पे क्या हुआ है, इजराइल के पास जो है
एक डिफेंस सिस्टम है, ये डिफेंस सिस्टम जिसको बोलते हैं आप आयरन डोम बोलते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, बहुत हाई टेक्नोलॉजी है पूरे विश्व में। और बता देते हैं आपको, पूरे विश्व में इसका इसका चर्चा होता है कि अगर कोई भी देश, एक छोटी सी देश देख रहे हैं ना आप, जो मेघालय अपना देश है, राज्य है ना, भारत का एक छोटा सा राज्य है नॉर्थ ईस्ट में, मेघालय, ठीक है। मेघालय से भी कम छोटा इसका क्षेत्रफल है, उसमें भी विवाद छेड़ा हुआ है, ठीक है। ऊपर में यहाँ पे रेगिस्तान, कुछ खेती बाड़ी कुछ नहीं होता किसी तरह से। अभी जो है कृषि का टेक्नोलॉजी करके भारत भी इजराइल से ड्रिपिंग सिस्टम को, टेक्नोलॉजी को लिया है। तो कहने का मतलब है ये लोग बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा करके किसी तरह से वहां पे कृषि सिंचाई काम शुरू किया है, ठीक है। तो वहां पे कुछ मिलता नहीं है, एकदम बंजर ही जमीन है, लगभग आप उसको कहिए बंजर ही। अभी किसी तरह से टेक्नोलॉजी को हाईटेक करके अभी वहां पे वो लोग कृषि उर्षि कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी का टेक्नोलॉजी हम लोग भी कुछ ना कुछ ले रहे हैं। तो क्या कहा जाता है कि ये जो है आयरन डोम सिस्टम है, इस सिस्टम को इजराइल जब से विकसित किया है, 2011 में विकसित किया था, तब से लेकर अब तक इसका ये चर्चा में बना हुआ था कि जो ये सिस्टम अगर इसके पास है तो उस पर कोई अटैक नहीं करेगा। उसमें क्या है ना, एक तरह से आपका रडार होता है, जैसे होता है ना रडार, अगर कहीं से आप कोई मिसाइल अगर अटैक करता है, मान लीजिए कि यहाँ पे अटैक करना है, ठीक है, यहाँ पे अटैक करना है, इधर से यहाँ पे अगर इसका लगा हुआ है, इधर से कीजिएगा, तो ये क्या करता है, ट्रैकिंग कर लेता है, और ट्रैकिंग करके जहां है वहीं पे इसको क्या करता है, मार के गिरा देता है। यहाँ पे इसको ज्यादा घूमता है, घूम करके, और इसका चारों बगल क्या है, ये लगा हुआ है। अब 7 अक्टूबर के दिन, 7 अक्टूबर को जब ये आपका हमास जो है वहां का चरमपंथी समूह है, आपको हमास के बारे में बताए हैं हम एक दिन, ठीक है, कि हमास का स्थापना 1987 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद जो है फिर ये जो आपका जो गाजा देख रहे हैं, जो गाजा वाला पार्ट है, वो वाला पार्ट तभी से लग करके उसके पास इजराइल के पास रहता है 2005 में, यानी 2005 में किसी तरह से उसको जो है दिया जाता है। 2006 में वहां पे हमास जो है अपना कानून व्यवस्था प्रारंभ करता है, यानी अब इलेक्शन होता है, इलेक्शन जीत जाता है, फिर तब से लेकर अब तक गाजा पे शासन कौन कर रहा था, हमास ही कर रहा था, ठीक है। तो हमास जब इस पे जो है अटैक जो किया एक साथ, मतलब कहा जाता है 5000 जो है रॉकेट छोड़ा था, कोई 7000 का था, तो जो भी मानिए 5000 या 7000 जो भी, ठीक है। इसको जो है जब अटैक किया तो इसका ये जो आयरन डोम जो है ये इसका काम करना बंद कर दिया। अब कुछ स्वाभाविक है, इतना सारा एक साथ अटैक करेगा तो वो कहां कहां उसको पकड़ेगा, संभव थोड़े है। अब 20 मिनट में, कहा जाता है कि 15 से 20 मिनट में इतना सारा मिसाइल उस पर दागा गया, तो ये आयरन डोम आपका आ गया चर्चा में, ठीक है। तो अगर आपको पूछ दे कि ये आयरन डोम क्या है तो क्या कहिएगा, आयरन डोम इजराइल का एक एयर डिफेंस सिस्टम है, ठीक है, जो क्या करता है, जमीन से हवा मार करता है। तो इसके बारे में क्या कहिएगा, ये जमीन से हवा पे मार करने वाली एक क्या है, एक एयर डिफेंस सिस्टम है। इसके पास और एक टैंक भी है, मरकबा, ठीक है। इसको जो है ना क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजी का बाप कहा जाता है, ठीक है। टैंकों का टैंक कहा जाता है मरकबा को। मरकबा का फोटो हमने, यही आपका है आयरन डोम सिस्टम। इसमें एक प्रकार का रडार होता है, उस रडार में इसको लगा, जैसे उस रडार को जो है, जैसे कोई अगर उसके सीमा क्षेत्र में घुसेगा तो ये रडार एक्टिव हो जाता है और उसको ट्रैकिंग कर लेता है। ट्रैकिंग करने के बाद, ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत हाई है, ठीक है। तो इसको याद रखना है, क्यों कि इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम कर देगा कि रडार, आप कह देगा कि आयरन डोम क्या है, 3 स्टेटमेंट बना देगा, ठीक है। इजराइल के पास है, इसमें रडार ट्रैकिंग करने की क्षमता होता है, ठीक है। ये सतह से सतह मार करने वाला है या सतह से हवा मार करने वाला है, तो फंस जाइएगा। अभी कैसे आपका जो है इसमें क्या बोलता था, बता रहे थे, अरे अटलांटिक महासागर में जो गया हुआ था आपको टाइटैनिक को देखने के लिए, टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए गया था कि नहीं, मर गया। देखिए अब वो जो है आपका एग्जाम में पूछ दिया, तो कहने का मतलब है कुछ भी पूछ सकता है, तो याद रखिएगा मरकबा। अब देखिए यहाँ पे जो है इजराइल और जो फिलिस्तीन के बीच जो वार चल रहा है, यहाँ पे 2-3 चीज आपको याद रखना है। कहेगा कि जो फिलिस्तीन का जो हमास जो है अटैक किया इजराइल पे, तो वो अपना जो है इस मिशन का नाम क्या रखा है, तो क्या कहिएगा, अलास्का, क्या कहिएगा, अलास्का स्ट्रॉम नाम रखा है। क्या कहिएगा, अलास्का स्ट्रॉम, ठीक है, या अलास्का फ्लड भी, इसको अलास्का फ्लड कहिए, ठीक है, अलास्का फ्लड कहिए, ठीक है। अब यहीं पे अगर कहेगा कि इजराइल जो है आपका हमास पे या गाजा पे जो अटैक कर रहा है, वो इस मिशन का नाम क्या रखा है, तो या कि क्या कीजिएगा, शॉर्ट्स ऑफ आयरन कहिएगा, ठीक है, शॉर्ट्स ऑफ आयरन, ठीक है, शॉर्ट्स ऑफ आयरन कहिएगा। ये बात आपको याद रखना है, शॉर्ट्स ऑफ आयरन कहिएगा। क्या, इजराइल जो है अपना जो है जो अटैक कर रहा है उसका नाम, उसका मिशन का नाम शॉर्ट्स ऑफ आयरन, और ये हमास वाला क्या नाम रखा है, अलास्का फ्लड नाम रखा है, ठीक है। ये 2 चीज हो गया है। अब आपको फिर उस दिन बताए थे कि आपका जो है इजराइल के साथ जो भी देश सीमा साझा करता है उसका राजधानी और उसका जो है लोकेशन आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। तो ये देखिए, ये आपका भूमध्य सागर है, ठीक है। भूमध्य सागर के बारे में आप लोग जानते हैं, ठीक है, भूमध्य सागर को आप लोग अच्छा से जानते हैं, ठीक है। तो ये आपका भूमध्य सागर हो गया। यहाँ पे ये सिनाई पेनिनसुला है, ये किसके अंदर में पड़ता है, मिस्र के अंदर में पड़ता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो इधर क्या हो जाएगा, मिस्र हो जाएगा। अब इधर क्या है आपका जॉर्डन है, देखिए ये आपका जो है मृत सागर, आप लोग सबको जानते हैं, यहाँ पे आके जॉर्डन नदी गिरती है, तो कौन नहीं जानता है, डेड सी को। तो डेड सी हो गया, तो इधर इसके क्या है, जॉर्डन है, जॉर्डन का राजधानी है अमान है, मिस्र का राजधानी काहिरा हो गया। और यहाँ पे आपका क्या,
आपका, अब तो बता ही दिए हैं, आपका भूमध्य सागर है, ठीक है। भूमध्य सागर के कुंजी किसको कहते हैं? जिब्राल्टर को कहता है ना। तो वही बात है। अब यहाँ पे आइए, ऊपर में आइएगा तो यहाँ पे आपको लेबनान दिखेगा। हिजबुल्ला जिसके बारे में कह रहे हैं कि हिजबुल्ला जो है यहाँ का एक चरमपंथी समूह है। कहाँ पे? लेबनान। लेबनान का राजधानी बैरूत, ठीक है। तो ये आपका लेबनान हो गया। इधर ऐसे आइएगा तो यहाँ पे आपको सीरिया, सीरिया की राजधानी दमिश्क हो जाएगा। तो इतना याद रखना है कि यहाँ पे आपका इधर सीरिया हो जाएगा, यानी उत्तर पूर्व में सीरिया, उत्तर में क्या हो जाएगा? लेबनान, इधर आपका हो जाएगा तो भूमध्य सागर, इधर हो जाएगा जॉर्डन, और इधर हो जाएगा तो आपको मिस्र हो जाएगा। इतना आपको याद रखना है। यहाँ पे एक अकाबा की खाड़ी है, अकाबा की खाड़ी। अब इधर आइएगा, वर्ल्ड मैप नहीं है रहता तो आपको हम बता देते, थोड़ा सा आपको समझने में ज्यादा अच्छा होगा। ये अकाबा की खाड़ी है ना, इसको बस सिर्फ याद रखिएगा, यहाँ पे हम बताते हैं। यही है आपका, देखिए ये आइएगा ना, यहीं पे आपका इजराइल, यहाँ पे अकाबा की खाड़ी है, यहीं पे आपका सिनाई पननसुरा है, सिनाई प्रायद्वीप कहता है, यहाँ पे स्वेज नहर है, ठीक है, और ये लाल सागर कहते हैं। यही आपका इजराइल, ये भूमध्य सागर है, ठीक है। यही है जिब्राल्टर, ठीक है। देखिए यहीं पे ज्वालामुखी, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी, ठीक है। तो ये आपका भूमध्य सागर में है, यहाँ पे लिपारी द्वीप में पड़ता है, नहीं तो फिर लंबा चला जाएगा, नहीं जाएंगे उधर, ठीक है। ये इटली है, ये भूमध्य सागर है, बस इतना याद रखेगा। ये आपका इजराइल है, इजराइल के ऊपर में आपका यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या कहिएगा? लेबनान, इधर आ जाएगा सीरिया, इधर आ जाएगा जॉर्डन, यहाँ पे आ जाएगा मिस्र। इसमें किसके साथ सीमा साझा करता है? इजराइल के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है। देखिए ये सब चीज इतना तो याद रखिएगा ना, तो आगे में क्या हो जाएगा, कोई भी एग्जाम हो, अगर यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछता है तो आपको दिक्कत नहीं होगा, आप चीजों को बता सकते हैं। ये एयर डिफेंस सिस्टम छोटा दूरी से क्या है, ये क्या है? छोटी दूरी पे मार करने वाला है, जमीन से हवा मार करता है। कौन जमीन से हवा मार करता है? आयरन डोम सिस्टम, ठीक है। ये याद रखिएगा, आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम है। ये कहां से कहां करती है? जमीन से हवा में मार करने वाले डिफेंस सिस्टम है। एक इसमें एक रडार होता है, जैसे ही मिसाइल हमला होता है तो ये क्या करता है? एक्टिव हो जाता है। एक्टिव होने के बाद फिर मिसाइल को ट्रैक करता है, और ट्रैक करने के बाद फिर मिसाइल को आपका क्या करता है? मार गिराता है, ठीक है। जो हम बताएं, क्योंकि मैं अपने भाषा में हम लिखे हैं, अपने भाषा में ही हम आपको बताएं, ठीक है, कि जो आप इस चीजों को समझ सके, ठीक है ना। इस सिस्टम को जो है राफेल, हाँ अब देखो उसको बनाया कौन, ठीक है, क्योंकि ये जरूरी है। आपको पूछेगा कि इसके किसके द्वारा विकसित किया गया है। आपको तो बता दिया कि ये 2011 में विकसित किया गया है, मगर बनाया किसके द्वारा गया है? तो ये राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम और आपका जो है इजराइल एरोस्पेस कंपनी द्वारा इसको बनाया गया है, ठीक है। तो ये बात आप लोग को याद रखना है, ठीक है ना। तो किसके किसके द्वारा बनाया गया? राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम, और किसके द्वारा? एरोस्पेस, इजराइल एरोस्पेस कंपनी के द्वारा इसको बनाया गया था। 2011 में से जो है ये सेवा में आया है। इसी का जो है एक आपका क्या है? टैंक है, मरकबा, जिसको क्या कहते हैं? मरकबा को क्या कहते हैं? तो क्या कहिएगा? टेक्नोलॉजी का फादर, यानी टेक्नोलॉजी का बाप कहा जाता है, या टैंकों का टैंक कहा जाता है। किसको? मरकबा को। इसी के पास है, पूरे विश्व में जो है इसका ये दो चीज फेमस रहा है, ठीक है। इजराइल के साथ जो है हम लोग भी बहुत सारा टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान किए हैं, ठीक है। तो आप लोग को ये चीज पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ज्यादा लंबा खिंचा गया मेरे हिसाब से, ज्यादा लंबा नहीं ले जाना है। चलिए आगे चलते हैं। 54वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में जो है हॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता जो है माइकल डगलस, देखिए माइकल डगलस के बारे में बता दे रहे हैं। माइकल डगलस को जो है ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। पहले बात ये जानिए कब दिया गया भाई? 1987 में ये ऑस्कर। एक अमेरिका का भी एक अवार्ड अभी इसको मिला गया है, ठीक है। तो सत्यजीत रे, इसको क्या दिया गया? सत्यजीत रे। थोड़ा सत्यजीत रे के बारे में जानिए, ये कौन है? तो देखिए सत्यजीत रे के बारे में आपको बताते हैं। सत्यजीत रे कौन है? सत्यजीत रे जो है ना एक डायरेक्टर थे, इसको भी जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ये जो है ना पाथेर पंजाली के डायरेक्टर किए थे, ठीक है। मगर पाथेर पंजाली अगर कोई कहेगा बुक कौन लिखा था, तो ये नहीं कहिएगा ये फिल्म बनाया था पाथेर पंजाली। पाथेर पंजाली आपका विभूति भूषण बंदोपाध्याय लिखे थे किताब, ठीक है। ये पाथेर पंजाली, ठीक है, ये बात बहुत बार पूछा गया। ये पाथेर पंजाली कौन? विभूषण, ये याद रखिएगा, विभूषण नहीं, विभूषण विभूति बंदोपाध्याय, ठीक है। विभूति विभूषण है ना, एक गलती लिखा गया है, विभूति होगा, पहले विभूति है, ठीक है। विभूति विभूषण बंदोपाध्याय जो है ये इसका जो है क्या किया, ये किताब लिखे। मगर ये मूवी जो बनाया था पाथेर पंजाली, सत्यजीत रे, ये जो है बहुत ज्यादा इसका बीमार था, तो ये नहीं गया था। तो आपका जो है ये क्या बोलता है, ऑस्कर जो दिया जाता है उसके लोग आए थे उसके घर में, और इसको जो है अवार्ड दिया था। और भारत में पहली बार अगर कहेगा कि ऑस्कर किसको दिया गया था, तो क्या कहिएगा? भानु अथैया को दिया गया था, ठीक है। ये जो है आपका गांधी फिल्म का जो है कॉस्ट्यूम डिजाइन करते, ठीक है, तो वो याद रखना। अभी जो है आपका बेस्ट सॉन्ग के लिए जो दिया गया था RR नाटो नाटो को, तो आप लोग जानते ही, तो ये चीज याद रखना है। सबसे पहले ऑस्कर दिया गया था किसको? भानु अथैया को। इसको जो है सत्यजीत रे को भी दिया गया है। सत्यजीत रे का जो है कौन फिल्म डायरेक्ट किया था? तो पाथेर पंजाली। पाथेर पंजाली के लेखक कौन थे? तो विभूति विभूषण बंदोपाध्याय थे, ठीक है। तो इसी को जो है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट देने का घोषणा किया। किसको? माइकल डगलस को। माइकल डगलस कौन है? ये एक्टर है, डायरेक्टर है, ये भी याद रखेगा। ये कहाँ के हैं? हॉलीवुड के हैं, ठीक है। इसको भी ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। तो ये जो अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल कहाँ होता है? ये गोवा में होता है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है, गोवा में
होता है। देखिए अभी गोवा के बारे में बताते हैं आपको दो तीन चीज। अभी गोवा में आपका 37वां राष्ट्रीय खेल होने जा रहा है, ठीक है। गोवा का जो तट रेखा सबसे छोटा है, गोवा जो है अभी उसका गोवा का एक काजू है उसको जीआई टैग मिला है, ये बात तो आपको याद रखना है, ठीक है। गोवा गोवा जो 1987 में आपका 25वां राज्य बना था, 1961 में ऑपरेशन विजय से पुर्तगाल से इन लोग को हम लिए थे, ठीक है। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को, गोवा दिवस 30 मई को। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर और गोवा दिवस 30 मई, ये याद रखना है। यही गोवा में होता है, प्रत्येक वर्ष होता है। गोवा में जो है 40 गो विधानसभा सीट है, ठीक है, 2 गो लोकसभा है, ये याद रखेगा। और यहाँ के जो है यहाँ के राज्यपाल कहिएगा तो क्या कहिएगा, ये आपका बड़ा बढ़िया नाम है, ठीक है। उसका जो है कौन, कोई पिल्लई है, ठीक है, कोई पिल्लई है। कौन पिल्लई? हाँ, श्रीधरन पिल्लई है, ठीक है, कुछ श्रीधरन पिल्लई है, PS श्रीधरन पिल्लई, ठीक है, याद रखेगा। हाँ, PS श्रीधरन पिल्लई यहाँ के राज्यपाल हैं, ये बात आपको याद रखना है, वहीं पे होता है। अब सुनिए, राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड भी अभी दिए गए थे, ठीक है। किसको दिया गया था? द रॉकेटरी ऑफ नंबी इफेक्ट को दिया गया था। हम बताए थे इस फिल्म के बारे में, अभी राष्ट्रीय अवार्ड दिया गया था, जिसमें राष्ट्रीय और सब सर्वश्रेष्ठ एक्टर का पुरस्कार दिया गया था आपको। किसको? पुष्पाराज का कौन था वो हीरो, जो नाम आप लोग पुष्पाराज का तो जानते ही हैं, ठीक है, नाम वहाँ याद नहीं आ रहा। और फिर एक्ट्रेस का जो दिया गया था आपका कृति सेनन और आलिया भट्ट को दिया गया था कठियावाड़ के लिए, तो आप लोग ये बात जानते होइएगा। तो ये सब थोड़ा सा जो भी चीज है, हाईलाइट चीज है, उसके साथ उसको जोड़ते चलिए तो आपको थोड़ा सा याद आता चला जाएगा, ठीक है। सीबीआई के विशेष निदेशक नियुक्त कर दिए गए। देखिए सीबीआई ये आपका क्या है, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन होता है, ठीक है। इसका स्थापना कब होता है? 1963 में होता है, ठीक है। और इसके जो है अभी जो है इसके जो है निदेशक कौन है तो क्या कहिएगा, परवीन सूद है। ये तो परवीन सूद को याद ही रखिएगा, परवीन सूद है। अगर विशेष जो है इसको अभी सीबीआई के विशेष निदेशक नियुक्त किया गया, कौन है? डीसी जैन को किया गया है, ये बात याद रखिएगा। विशेष किसी के किया गया है? डीसी जैन को। जब सीबीआई का बात आया है तो यहाँ पे और कुछ है, जैसे आईबी है, आईबी जो है, आईबी के निदेशक कौन है तो क्या कहिएगा, इसके भी तो है सामंत गोयल है, ठीक है, याद रखिएगा, सामंत गोयल है, ठीक है, सामंत गोयल है इसके। आईबी का स्थापना कब कहिएगा? 1887 में कहिएगा, ठीक है, आईबी। और यहाँ पे आपका एक रॉ होता है, रिसर्च एनालिसिस विंग होता है ना, नहीं ये ना होता है रिसर्च RAW एनालिसिस विंग होता है। इसका स्थापना कब कहिएगा? इसका स्थापना आपका होता है, ये आपका 1968 में होता है, ठीक है, 1968 में। और इसका कौन है? पवन डेका, तपन कुमार डेका, ये ना है, तपन डेका जी हैं, ठीक है, तपन कुमार डेका है, तपन कुमार डेका है, ठीक है, डेका जी हैं इसके निदेशक हैं। तो ये बात आपको इतना याद रखना है। तो सीबीआई के विशेष निदेशक कौन होंगे? पीसी जैन। और अगर यहीं पे कहेगा कि सिर्फ सीबीआई के निदेशक कौन है तो परवीन सूद है। सीबीआई का स्थापना 1963 में। और कुछ जो है गुप्तचर संस्था है, जैसे हम लोग का आईबी है, आईबी का कौन है भैया? तो सामंत गोयल जी हैं। आईबी का स्थापना 1887 में, सबसे पुराना यही है। उसके बाद रिसर्च एनालिसिस विंग भी है, इसका स्थापना 1968 में, इसके कौन है? तपन कुमार डेका है, ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। चलिए ये वाला बात भी आपका हो गया। पाथेर पंचाली के बारे में तो समझ ही गए हैं आप लोग। सबसे पहला बोलती फिल्म क्या कहते, क्या कहिएगा? एक था मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र, और बोलती फिल्म क्या कहता, आला माड़ा कहिएगा, ठीक है, 1931 में बनाया गया था ये है। चलिए मलयाली फिल्म के निर्माता जो है PV गंगाधरन का निधन हो गया। देखिए ये गंगाधरन जी है, देखिएगा थोड़ा सा आप लोग को तो याद जाता रहे, कहाँ गए गंगाधरन जी? मलिया कहेगा कि गंगाधरन जी जो है किस चीज का जो है फेमस थे, तो क्या कहिएगा? मलयाली फिल्म से। ये जो है मलयालम फिल्म बनाता है, गंगाधरन का मृत्यु हो गया है, तो आपको ये थोड़ा सा याद रखना है। कौन है भैया? ये गंगाधरन जी है। कहाँ के हैं? मलयालम फिल्म बनाते हैं, पर्ची डीसी पे है, तो आपको ये याद रखना है। कहाँ चला गया भाई? ये आपका गंगाधरन जी है। तो क्या है करेंगे, मलयाली फिल्म बनाते हैं, ठीक है, गंगाधरन हो जाएंगे। प्रसिद्ध जो है अनुभवी पत्रकार कौन है? केसी सच्चिदानंद मूर्ति, इसका भी जो है निधन हो गया है, ठीक है। ये केसी सच्चिदानंद मूर्ति जो है ये भी जो है पत्रकार है, बहुत बार पूछ लेता है, अक्सर पूछता है आपका। जैसे अभी बिहार SSC सचिवालय का एग्जाम हुआ था, उसमें जो है आपका 2-3 फेमस नाम पूछ लिया जाता है कि फलाना आदमी किससे प्रसिद्ध था। BPS बहुत सारे एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है, इसी वजह से इस तरह की चीजों को थोड़ा सा जान के चलिएगा। आप देखिए महिला श्रम बल में जो है अभी जो है रिपोर्ट जारी किया गया था, तो उसमें बोला गया है महिला श्रम बल में जो भागीदारी 4% बढ़ गया है, ठीक है, यानी पहले कितना था? 33% था, और अभी कितना हो गया है? 37%, 4% बढ़ के 37% महिला भागीदारी का बल अधिक हो गया, 37% हो गया। तो ये थोड़ा ये चीज आपको याद रखना है, यही सारा चीज आपका आज क्वेश्चन था, ठीक है। तो नीरज चोपड़ा के बारे में तो विशेष ध्यान रखना है, भूखमरी के बारे में जान लेना है, ठीक है। आपको जो सारा चीज बताया ये सब आपका करंट इश्यूज है, सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आपको बिल्कुल भी ध्यान देके चलना है। अगर इसको ध्यान देके नहीं चलिएगा तो फिर आपको करंट रटना पड़ जाएगा, और करंट रट के नहीं होता। जिस दिन का जो घटना होता है उस घटना को उसके साथ रिलेट कर दीजिए, फिर आपका
एग्जाम में कितना घुमा के पूछेगा, कितनों आंकड़ा पूछे, घुमा फिरा के पूछे, आपको आंसर आप सही मार ही दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर कल हम लोग मिलते हैं एक नया सेशन के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।